दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में अपन देखेंगे राजस्थान अध्ययन बुक कक्षा 6 का पहला अध्याय से 10वें अध्याय तक जो भी राजस्थान की विभिन्न एग्जामों में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पहले अध्याय के क्वेश्चंस, उसके बाद दूसरे तीसरे इसी प्रकार से 10वें तक के सभी अध्याय के ओल्ड एग्जाम क्वेश्चंस अपन देखेंगे। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है और ये इन सभी भर्तियों में आया हुआ क्वेश्चन है। नीचे नाम लिखे हैं, इन सब भर्तियों में ये क्वेश्चन आया है। राजस्थान भारत के लगभग 10.41% भाग पर फैला हुआ है। तो भारत के कितने प्रतिशत भाग पर राजस्थान फैला हुआ है? तो 10.141% पर फैला हुआ है। दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि बहुत सारी एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम भाग में 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। तो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार जो राजस्थान का है वो इस प्रकार से है: 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य। आप ये देख सकते हैं एग्जामों के नाम की लाइन इसी लग गई है। बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल लगभग 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। तो जो क्षेत्रफल है वो है राजस्थान का 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। तो आप देख सकते हैं ये भी बहुत सारी एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है। राजस्थान का विस्तार है उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर है, पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर है। राजस्थान का विस्तार है वो उत्तर से दक्षिण है 826 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम है वो 869 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम में जो किलोमीटर का अंतर है वो 43 किलोमीटर का अंतर है। धौलपुर राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है, इसलिए राज्य में सबसे पहले सूर्योदय सूर्यास्त इसी जिले में होता है। तो धौलपुर है वो राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है और जो सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त है वो इसी जिले में होता है। राजस्थान राज्य के 5 पड़ोसी राज्य हैं: पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं गुजरात। तो राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य हैं, इनमें पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा लगभग 5,920 किलोमीटर है। तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? तो 5,920 किलोमीटर है। राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। तो राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा जो बनाता है वो मध्य प्रदेश राज्य है। ये आप देख सकते हैं कितने एग्जामों में आया क्वेश्चन है। जो नीचे नाम दिए गए हैं ये इन एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है। राजस्थान के साथ सबसे छोटी सीमा उत्तर में पंजाब राज्य द्वारा बनाई जाती है। तो राजस्थान की जो सबसे छोटी सीमा है राजस्थान के साथ वो पंजाब द्वारा बनाई जाती है, 89 किलोमीटर। राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान देश से मिलती है जो लगभग 1070 किलोमीटर लंबी है। तो राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो पाकिस्तान से मिलती है और वो 1070 किलोमीटर लंबी है। हमारे देश एवं राज्य को पाकिस्तान से अलग करने वाली इस रेखा का नाम है वो रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। जो हमारे देश एवं राज्य को पाकिस्तान से अलग करने वाली रेखा का नाम है वो रेड क्लिफ रेखा है। राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 का अध्याय 2 राजस्थान का इतिहास। जंगल प्रदेश में वर्तमान बीकानेर, नागौर, जोधपुर का कुछ भाग आता है। तो जो जंगल प्रदेश है उसमें बीकानेर, नागौर और जोधपुर का कुछ भाग आता था। जंगल प्रदेश की राजधानी अहिछत्रपुर थी जिसका साम्य वर्तमान नागौर से प्रतीत होता है। तो जो जंगल प्रदेश था उसकी राजधानी थी वो अहिछत्रपुर मतलब नागौर थी और उस समय का अहिछत्रपुर वर्तमान में नागौर से प्रतीत होता है या नागौर कहलाता है। मत्स्य जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो मत्स्य जनपद का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है। महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर बेरार थी। तो महाभारत काल में मत्स्य जनपद की जो राजधानी थी
वो विराटनगर या बेराट थी। मत्स्य जनपद अलवर एवं जयपुर के मध्य स्थित था। जो मत्स्य जनपद था वो अलवर व जयपुर के मध्य स्थित था। राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर तथा करौली के अधिकतर भूभाग प्राचीन सूरसेन जनपद में सम्मिलित थे। जो राजस्थान के भरतपुर है, धौलपुर है, करौली है, इसका अतिरिक्त जो ज्यादातर भूभाग था वो प्राचीन सूरसेन जनपद में सम्मिलित था। सूरसेन जनपद की राजधानी मथुरा थी। तो जो सूरसेन जनपद था जिसमें धौलपुर है, करौली है, भरतपुर है, ये क्षेत्र आता था, उसकी जो राजधानी थी वो मथुरा थी। आधुनिक उदयपुर के पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर का संभागीय प्रदेश में सीवी जाति ने आधिपत्य स्थापित किया, इसलिए यह सीवी जनपद के नाम से जाना जाता था। जो आधुनिक उदयपुर के पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर का संभागीय प्रदेश में सीवी जाति ने आधिपत्य स्थापित किया था, इसलिए यह सीवी जनपद के नाम से जाना जाता था। सीवी जनपद की राजधानी मध्यमिका या माध्यमिका थी, जिसके अवशेष चित्तौड़गढ़ के पास नगरी नामक गांव से मिलते हैं। भरतपुर अलवर प्रांत के अर्जुनायन अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध थे। जो भरतपुर और अलवर प्रांत के जो अर्जुनायन थे वो अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध थे। मालवों की शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट नगर था, जो वर्तमान में टोंक जिले में स्थित है। जो मालवों की शक्ति का प्रमुख केंद्र था वो जयपुर के निकट नगर था, और जो नगर है वर्तमान में टोंक जिले में है। राजस्थान के उत्तरी भाग का योद्धे भी एक शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला था। जो राजस्थान के उत्तरी भाग का योद्धे भी एक शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला था, और योद्धियों ने ही उत्तरी राजस्थान से कुषाण शक्ति को नष्ट किया। जो योद्धे थे उन्होंने ही उत्तरी राजस्थान के कुषाण शक्ति को नष्ट किया था। राजस्थान में दो क्षेत्र वागड़ के नाम से जाने जाते थे, एक डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो वागड़ के नाम से जाने जाने वाले राजस्थान के क्षेत्र तो डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा। आधुनिक बूंदी और कोटा का क्षेत्र हाड़ौती कहलाता है। जो बूंदी और कोटा का जो क्षेत्र है वो हाड़ौती कहलाता है। जयपुर एवं उसके आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ के नाम से प्रसिद्ध रहा है। क्षेत्र है वो ढूंढाड़ के नाम से प्रसिद्ध रहा था। अलवर भरतपुर का वह क्षेत्र जहां मेव जाति की अधिकता रही मेवात कहलाता है। तो अलवर भरतपुर के लगभग सभी क्षेत्रों में मेव जाति की अधिकता रही, इसलिए इन दो जिलों को मेवात कहा जाता है। इन सब अंचलों के अतिरिक्त भी राजस्थान के कुछ अन्य क्षेत्र है, जैसे जैसलमेर को मांड यावल, जोधपुर का दक्षिण भाग गुजरातरा, प्रतापगढ़ को कांठल, झालावाड़ का क्षेत्र मालवा, चूरू झुंझुनू सीकरवाला क्षेत्र शेखावटी, ब्यावर अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है। गठियाला अभिलेख प्रतिहारों का इतिहास जानने के महत्वपूर्ण साधन है। जो गठियाला अभिलेख है वो प्रतिहारों का इतिहास जानने का महत्वपूर्ण साधन है। गणेश्वर नेमकथाना सीकर की ताम्र संस्कृति के अवशेष जोधपुर, जयपुर, नोह, भरतपुर से प्राप्त काले एवं लाल मृदभांड, आहड़ व गिलूण से प्राप्त प्रशस्त्र फलक आदि में कला कौशल देखा जा सकता है। तो आप देख सकते हैं ये कितने एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जैनकृत पृथ्वीराज विजय महाकाव्य से चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। जो जैनकृत पृथ्वीराज विजय है उससे चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। कर्नल जेम्स टोड द्वारा रचित एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। बूंदी के महाकवि सूर्यमल मिश्रण का वंश भास्कर। जो सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित है वंश भास्कर। कविराज श्यामल दास कृत वीर विनोद। जो वीर विनोद है वो श्यामल दास द्वारा रचित है। और बिजौलिया शिलालेख चौहानों का इतिहास जानने का महत्वपूर्ण साधन है। जो बिजौलिया शिलालेख है वो चौहानों का इतिहास जानने का एक महत्वपूर्ण साधन है। तो पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में तांबर सभ्यता के अवशेष हैं कालीबंगा, गणेश्वर और आड़ आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। तो राजस्थान में जो तांबर सभ्यता के अवशेष हैं वो कालीबंगा है, गणेश्वर है, आड़ है, इन क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। फिर अगला क्वेश्चन,
राजस्थान में दशवती और सरस्वती नदी की घाटी में पुराविद अमलानंद घोष ने करीब 2 दर्जन पुरास्थलों की खोज की। तो दृष्टवती और सरस्वती नदी घाटी में अमलानंद घोष ने करीब 2 दर्जन पुरास्थलों की खोज की। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित प्रमुख सभ्यता स्थल है। जो कालीबंगा सभ्यता है वो हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा की डॉक्टर बीबी लाल और बी के थापर के निर्देशन में खुदाई हुई। कालीबंगा में चबूतरे भी मिले हैं जिन पर अग्निकुंड वेदिकाएं बने हुए हैं। जो कालीबंगा में चबूतरे मिले हैं जिन पर अग्निकुंड वेदिकाएं बनी हुई है। कालीबंगा में दूसरे टीले के उत्खनन में एक दुर्ग के अवशेष मिले हैं। जो कालीबंगा है उसके दूसरे टीले का जब उत्खनन कार्य हुआ तो वहां एक दुर्ग के अवशेष मिले थे। कालीबंगा की नगर योजना सिंधु सरस्वती सभ्यता की नगर योजना के समरूप दिखाई देती है। जो कालीबंगा की नगर योजना है वो सिंधु सरस्वती सभ्यता की नगर योजना के समरूप दिखाई देती है। कालीबंगा में नगर की प्राचीर के बाहर ज्योति विकर्षी भूमि के साक्ष्य भी मिले हैं। जो कालीबंगा है उसमें नगर की प्राचीर के बाहर ज्योति विकर्षी के कृषि भूमि के साक्ष्य मिले हैं। उदयपुर के पूर्व में आहाड़ बेड़च नदी के किनारे 2 टीले दिखाई देते हैं। आहाड़ को स्थानीय लोग धूलकोट कहते हैं। आप ये एग्जाम्स के नाम देख सकते हैं। इन एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आहाड़ पहले ताम्रवती तांबावती के नाम से जानी जाती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि तांबे के औजारों के निर्माण का केंद्र होने से आहड़ का नाम ताम्रवती पड़ा। तो तांबे के औजारों का निर्माण का केंद्र होने से आहड़ का नाम है वो ताम्रवती पड़ा। 10वीं या 11वीं शताब्दी में आहड़ को आगाटपुर के नाम से जाने लगा। आहड़ में भट्टी नुमा चूल्हा मिला। इससे यह माना जाता है कि यहाँ तांबा पिघलाया जाता था। आहड़ में मिले लाल भूरे मृदभांडे हाथ की सफाई और अलंकरण की दृष्टि से उत्कृष्ट थे। उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील के बालातल में मिली सभ्यता ताम्र पाषाण कालीन आहड़ संस्कृति से संबंधित है। जो उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील है के बालाथल में मिली सभ्यता ताम्र पाषाण कालीन आहड़ संस्कृति से संबंधित है। बालाथल में 11 कमरों के एक बड़े भवन एवं दुर्ग जैसे चिन्ह भी प्राप्त हुए हैं। बालाथल के 11 कमरों के एक बड़े भवन एवं दुर्ग जैसे चिन्ह भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नीम का ताना सीकर में गणेश्वर से एक विशिष्ट संस्कृति के अवशेष मिले हैं। जो नीम का ताना सीकर में गणेश्वर सभ्यता है उसे एक विशिष्ट संस्कृति के अवशेष मिले हैं। गणेश्वर को ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है। यह संस्कृति पूर्वी राजस्थान एवं गंगा घाटी क्षेत्र में पल्वित हुई है। जो गणेश्वर ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है यह संस्कृति है वो पूर्वी राजस्थान एवं गंगा घाटी के क्षेत्र में पल्वित हुई है। बैराठ बीजक की पहाड़ी और भीमडूंगरी पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जो बैराठ है वो बीजक की पहाड़ी और भीमडूंगरी पुरातत्व की दृष्टि से महाभारत में बैराठ का उल्लेख है वो मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर के रूप में हुआ है। बैराठ में पांडु ने अपने अज्ञातवास के अंतिम दिन व्यतीत किए थे। मौर्य काल में भी बैराठ एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ अशोक के 2 स्तंभ लेख भाबरू एवं बैराठ शिलालेख एवं बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो बैराठ में अशोक के 2 शिलालेख स्तंभ शिलालेख भाबरू और बैराठ शिलालेख एवं बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बैराठ के एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं मिली हैं जिनमें 8 पंचमार्क और 28 भारतीय इन्होंने शासकों की है। खुदाई में स्वस्तिक एवं तथा त्रिरत्न चक्र के चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े, दीपक, नाश्ता व पक्षी, पत्थर की संदूकें, लोहे की कीलें एवं हाथ से बना हुआ वस्त्र भी बैराठ से मिले हैं। उपयुक्त स्थलों के अतिरिक्त राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के बागौर, भीलवाड़ा के ओजियाना, जयपुर के जोधपुरा, भरतपुर का नौ, नगर का टोंक, जालोर के भीनमाल ये प्रमुख सभ्यता स्थल हैं।
राज्य के मध्यवर्ती भाग में स्थित अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। जो राज्य के मध्यवर्ती भाग में है अरावली पर्वतमाला, ये विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। तो आप देख सकते हैं, ये भी बहुत सारी एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। राज्य का पश्चिम भाग मरुस्थलीय है और जो राजस्थान राज्य का जो पश्चिम भाग है वो मरुस्थलीय है। दक्षिणी पूर्वी भाग पठारी है। राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी भाग है वो पठारी है। राजस्थान को 4 भौतिक भागों में बांटा गया है। भारत की पश्चिमी सीमा से लेकर मध्य राजस्थान में अरावली तक राजस्थान के पश्चिम भाग में विशाल थार का मरुस्थल है। भारत की पश्चिमी सीमा से लेकर मध्य राजस्थान में अरावली तक राजस्थान के पश्चिम भाग में विशाल थार का मरुस्थल स्थित है। थार का मरुस्थल राज्य के 12 जिलों में लगभग 61% भाग पर फैला हुआ है। जो थार का मरुस्थल है वो 12 जिलों में और 61% भाग पर फैला है। थार के मरुस्थल में राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। तो थार के मरुस्थल में 61% भाग पे फैला है और 40% जनसंख्या निवास करती है। थार के मरुस्थल में रेतीली मिट्टी व रेत के टीले पाए जाते हैं जो हवा के साथ अपना स्थान बदल लेते हैं। इन्हें बालू का स्तूप एवं स्थानीय भाषा में दौरे कहा जाता है। थार के मरुस्थल में रेतीली मिट्टी व रेत के टीले पाए जाते हैं जो हवा के साथ अपना स्थान बदल लेते हैं। इन्हें बालू का स्तूप व स्थानीय भाषा में दौरे कहते हैं। राजस्थान के मध्य भाग में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में अरावली पर्वतमाला विस्तृत है। राजस्थान के मध्य भाग में दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में अरावली पर्वतमाला विस्तृत है। राज्य के लगभग 9% भाग पर अरावली पर्वतमाला विस्तृत है। अरावली विश्व के सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है जो दक्षिण में गुजरात के खेड़ बर्मा से उत्तर में दिल्ली के रायसीना तक 692 किलोमीटर में विस्तृत है। जो अरावली है वो विश्व के सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है। दक्षिण में गुजरात के खेड़ बर्मा से लेकर उत्तर में दिल्ली की रायसीन तक की यह 692 किलोमीटर में विस्तृत है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान। अरावली पर्वतमाला है वो राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है, एक पूर्वी राजस्थान और एक पश्चिमी राजस्थान। अरावली पर्वतमाला राजस्थान का सबसे उच्च भाग है। जो अरावली पर्वतमाला है वो राजस्थान का सबसे उच्च भूभाग है। अरावली पर्वतमाला मानसून को रोककर पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में वर्षा करवाती है। जो अरावली पर्वतमाला है वो मानसून को रोककर पूर्वी व दक्षिणी राजस्थान में वर्षा करवाती है। अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। तो अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो गुरु शिखर है। तो राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला है उसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर है। गुरु शिखर सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है जिसकी ऊंचाई है वो 1722 मीटर है। पूर्वी मैदान राज्य के लगभग 23% भाग पर फैला है। जो पूर्वी मैदान क्षेत्र है वो राजस्थान राज्य के लगभग 23% भाग पर फैला है। चंबल नदी के आसपास कोटा से धौलपुर तक का क्षेत्र नाली अपर्दन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो गया है, जिसे चंबल के बिहेड़ या डांग या उत्खात भूमि बेडलैंड टोपोग्राफी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के सबसे ऊंचाऊ एवं सर्वाधिक जनघनत्व वाले पूर्वी मैदानी क्षेत्र में राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। तो राजस्थान का सबसे ऊंचाऊ सर्वाधिक जनघनत्व जो क्षेत्र है वो पूर्वी मैदानी क्षेत्र है और यहाँ राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या है वो निवास करती है। 56 गांवों के समूह 56 नदी नालों से निर्मित मैदान के कारण इसे 56 का मैदान भी कहा जाता है। 56 गांवों के समूह 56 नदी नालों से निर्मित मैदान के कारण इस क्षेत्र को 56 का मैदान कहा जाता है। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग को प्राचीन काल में हाड़ावंशी शासकों का क्षेत्र होने के कारण हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है। तो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग को प्राचीन काल में हाड़ावंशीय शासकों का क्षेत्र होने के कारण
हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है। दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र की अधिकांश मिट्टी लावा निर्मित मध्यम काली है, जो उपजाऊ मिट्टी है। जो दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र है उसकी अधिकांश मिट्टी है वो लावा निर्मित मध्यम काली मिट्टी है, जो अधिक उपजाऊ मिट्टी है। सिरोही में स्थित उड़िया पठार एवं उदयपुर एवं राजसमंद में स्थित बौराट का पठार, चित्तौड़गढ़ में स्थित मैसा पठार एवं चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा जिले के पूर्वी भाग में स्थित ऊपरमाल का पठार और उदयपुर एवं तारागढ़ में स्थित लसाड़िया का पठार। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति और भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिमी स्थिति, समुद्र से दूरी, अरावली पर्वत की स्थिति और प्रदेश के विस्तार के कारण राजस्थान देश का एकमात्र प्रदेश है जहां 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियां उपलब्ध है। तो राजस्थान की जो अक्षांशीय स्थिति और भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिमी स्थिति, समुद्र से दूरी, अरावली पर्वतमाला स्थिति और प्रदेश के विस्तार के कारण राजस्थान देश का एकमात्र प्रदेश है जहां 5 प्रकार के जलवायु परिस्थितियां उपलब्ध है। माउंट आबू राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान रहता है। तो माउंट आबू है और राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान है। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवाओं को लू कहा जाता है। तो लू किसे कहा जाता है? जो राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलती है अत्यंत धूल भरी हवाएं, उनको लू कहा जाता है। अरावली के पूर्व में 50 सेमी से अधिक और पश्चिम में 50 सेमी से कम वर्षा होती है। तो जो अरावली है वो राजस्थान को 2 मुख्य वर्षा के आधार पर 2 भागों में बांटती है, जिसमें पूर्व भाग में 50 सेमी से अधिक और पश्चिम भाग में 50 सेमी से कम वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ जिले लगभग 100 सेमी में होती है, जिसे राजस्थान का सबसे आदर जिला माना जाता है। तो जो झालावाड़ जिला है उसमें सबसे अधिक वर्षा होती है और इस राजस्थान का सबसे आदर जिला भी झालावाड़ को माना जाता है। सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान माउंट आबू है, जहां औसत 150 सेमी वर्षा होती है और सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जो स्थान है वो माउंट आबू है, जिसमें 150 सेमी वर्षा होती है। सबसे कम वर्षा जैसलमेर जिले में लगभग 10 सेमी होती है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग से उत्तर पश्चिम भाग की ओर वर्षा लगातार कम होती जाती है। भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावठ या पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। चक्रवात भूमध्य सागर से आकर राजस्थान सहित उत्तर पश्चिमी भारत में वर्षा करता है। इस वर्षा से गेहूं की फसल को लाभ मिलता है। राजस्थान के अफवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा जाता है। तो राजस्थान के अफवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा जाता है? तो 3 भागों में बांटा जाता है। अरावली पर्वत से पूर्वी भाग में बहने वाली बनास, काली सिंध, पार्वती आदि नदियां चंबल में प्रवाहित होकर यमुना नदी में मिल जाती है तथा यमुना नदी गंगा नदी में एवं अंत में गंगा नदी का जल बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। अतः इन नदियों को बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र कहते हैं। अरावली पर्वत से पश्चिम भाग में बहकर अपना जल अरब सागर में ले जाने वाली माही नदी, साबरमती, पश्चिम बनास एवं इनकी सहायक नदियों को अरब सागर का अफवाह तंत्र कहते हैं। राजस्थान में बहने वाली घग्गर, बाणगंगा, कांदली, साबी, रूपारेल, मेंढा आदि नदियां आंतरिक अफवाह तंत्र के उदाहरण है। जो घग्गर है, बाणगंगा है, कांतली है, साबी है, रूपारेल, मेंढा आदि नदियां आंतरिक अफवाह तंत्र के उदाहरण है। ये राजस्थान में ही बहने वाली नदियां हैं जो राजस्थान से निकलती है और राजस्थान में ही विलुप्त हो जाती है। चंबल राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। चंबल एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी है। ये चंबल है वो वर्ष भर बहती रहती है। राजस्थान में चंबल नदी चित्तौड़गढ़ जिले में भैंसरोडगढ़ से प्रवेश कर कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों में बहने के बाद उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल की प्रमुख सहायक नदियां बनास है, बेड़च है, कोट्यारी है, काली सिंध, पार्वती आदि है। तो दोस्तों जो चंबल की प्रमुख सहायक नदियां हैं उनमें बनास, बेड़च, कोट्यारी, काली सिंध, पार्वती प्रमुख है। राजस्थान का औद्योगिक नगर कोटा चंबल नदी के किनारे स्थित है। पहली बात है तो कि राजस्थान का जो औद्योगिक नगर है वो कोटा है और कोटा है वो चंबल नदी के किनारे स्थित है। बनास नदी राजसमंद जिले में खमनौर की पहाड़ियों से जन्म लेती है। जो बनास नदी है वो राजसमंद जिले में खमनौर की पहाड़ियों से निकलती है या जन्म लेती है।
बनास एक मौसमी नदी है, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली यह सबसे लंबी नदी है। जो बनास है एक मौसम विशेष नदी है जो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। बनास की लंबाई लगभग 480 किलोमीटर है। जो बनास की लंबाई है वो 480 किलोमीटर है और यह पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। टोंक बनास नदी के किनारे पर स्थित है। जो टोंक जिला है वो बनास नदी के किनारे स्थित है। बनास की प्रमुख सहायक नदियां में मैनाल है, कोटारी है, बेड़च, खारी आदि प्रमुख है। जो बनास की प्रमुख नदियां हैं, प्रमुख सहायक नदियां हैं, उनमें मैनाल, कोटारी, बेड़च, खारी आदि है। बालोतरा बाड़मेर तक के लूनी नदी का जल मीठा होता है, इसके बाद यह जल खारा हो जाता है। जो बालोतरा है, बालोतरा तक लूनी नदी का जो जल है वो मीठा रहता है और उसके बाद यह खारा हो जाता है। लूनी की सहायक नदियों में जोजड़ी है, बांडी है, जुआई है, मीठी, खारी, सूकड़ी, सागी, गुइया आदि प्रमुख हैं। मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत माही नदी का उद्गम स्थल है। तो माही नदी का जो उद्गम स्थल है वो मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत है। माही नदी राजस्थान में बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिलों में बहने के बाद खंबात की खाड़ी में मिलती है। जो माही नदी है वो राजस्थान में बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिलों में बहने के बाद वो खंबात की खाड़ी में चली जाती है। माही की प्रमुख सहायक नदियों में सोम एवं जाखम है। तो माही की प्रमुख सहायक नदियां सोम एवं जाखम है। बाणगंगा नदी का उद्गम जयपुर जिले में स्थित अरावली की बैराट पहाड़ी से होता है। जो बाणगंगा नदी है उसका उद्गम है वो जयपुर जिले में स्थित अरावली की बैराट पहाड़ी से होता है। बाणगंगा को अर्जुन की गंगा कहा जाता है। तो अर्जुन की गंगा किसे कहा जाता है? तो बाणगंगा को। चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना है। जो चंबल परियोजना है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना है। चंबल परियोजना के अंतर्गत कुल 4 बांध बनाए गए हैं। तो चंबल परियोजना के अंतर्गत कुल कितने बांध बनाए गए हैं? तो 4। गांधी सागर बांध है वो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है। तो जो गांधी सागर बांध है वो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है। बाकी 3 बांध है वो राजस्थान में है। राजस्थान में है वो राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज, ये कुल मिलाकर 4 बांध है। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले में राणा प्रताप सागर बांध है, कोटा जिले में जवाहर सागर व कोटा बैराज बांध है। इस परियोजना से दोनों राज्यों को जल विद्युत एवं सिंचाई की सुविधा मिलती है। माही बजाज सागर परियोजना बांसवाड़ा में माही नदी पर स्थित है। तो माही बजाज सागर परियोजना है वो बांसवाड़ा में माही नदी पर स्थित है। माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान और गुजरात राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। जो माही बजाज सागर परियोजना है यह गुजरात और राजस्थान की सम्मिलित परियोजना है। माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान और गुजरात राज्यों में सिंचाई, जल और विद्युत और पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो रही है। जो माही बजाज परियोजना है उससे राजस्थान व गुजरात राज्यों में सिंचाई जल है, विद्युत है और पेयजल की सुविधाएं उपलब्ध हो रही है। राजस्थान के टोंक जिले के टोडाराय सिंह नगर के पास बिसलपुर गांव में बनास नदी पर सिंचाई और पेयजल के उद्देश्य से बिसलपुर परियोजना का निर्माण किया गया है। तो राजस्थान के टोंक जिले के टोडाराय सिंह नगर के पास बिसलपुर गांव में बनास नदी पर सिंचाई और पेयजल के उद्देश्य से बिसलपुर परियोजना का निर्माण है वो किया गया है। बिसलपुर परियोजना से राज्य के जयपुर, अजमेर, टोंक सहित कई अन्य क्षेत्रों को पेयजल आपूर्ति की जाती है। जो बिसलपुर परियोजना है उससे राज्य के जयपुर है, अजमेर है, टोंक है, इन जिलों को पेयजल आपूर्ति है वो बिसलपुर परियोजना से होती है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों की इस संयुक्त परियोजना का निर्माण है गुजरात में नर्मदा नदी पर किया गया। जो सरदार सरोवर परियोजना है गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों की संयुक्त परियोजना का निर्माण है वो गुजरात में नर्मदा नदी पर किया गया। डूंगरपुर जिले में सोम नदी पर सोम कमला अंबा परियोजना है। तो डूंगरपुर जिले में जो सोम नदी है उस पर सोम कमला अंबा परियोजना है। उदयपुर जिले में मानसी वाकल है।
जो उदयपुर जिला है उसमें मानसिवोकल परियोजना है। प्रतापगढ़ जिले में जाखम नदी पर जाखम परियोजना है। जयसमंद झील का निर्माण मेवाड़ के महाराणा जयसिंह जी ने सन 1687 से 1691 ईस्वी तक गोमती नदी पर सलूम्बर में करवाया। तो जयसमंद झील का निर्माण है वो मेवाड़ के महाराणा जयसिंह जी ने 1687 से 1691 ईस्वी तक गोमती नदी पर सलूम्बर में करवाया था। जयसमंद राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील मानी जाती है। जो जयसमंद है वो राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, वो मानव निर्मित झील मानी जाती है। अजमेर में स्थित पुष्कर एक धार्मिक महत्व की प्राकृतिक झील है। अजमेर के पुष्कर में स्थित पुष्कर झील एक धार्मिक महत्व की प्राकृतिक झील है। आना सागर भी अजमेर की एक प्रसिद्ध झील है। जो आना सागर झील है वो अजमेर की एक प्रसिद्ध झील है। सिरोही के माउंट आबू में नक्की झील स्थित है। तो जो माउंट आबू है वहाँ पर नक्की झील स्थित है। नक्की झील राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित एक प्राकृतिक झील है। राजसमंद जिले में स्थित राजसमंद झील भी प्रसिद्ध है, जिसके उत्तरी भाग को नौ चौकी भी कहा जाता है। जोधपुर में कायलाना झील, जोधपुर में उमेद सागर झील, जैसलमेर में गड़ीसर झील, डूंगरपुर में गैप सागर झील, बीकानेर में कोलायत झील, अलवर में सिलीसेड झील और राज्य में मीठे पानी की झीलों के अतिरिक्त जयपुर, अजमेर एवं नागौर जिले के मध्य सामर झील, बाड़मेर जिले में पचपदरा, नागौर जिले में डीडवाना। अब जो ये नागौर है ये डीडवाना, कुचामन में डीडवाना, बीकानेर में लूणकरणसर, जैसलमेर में पोखरण, जोधपुर में फलोदी आदि खारी पानी की झीलें हैं। तो इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन, रबी की फसल की बुआई सर्दी प्रारंभ होने पर की जाती है तथा गर्मी प्रारंभ होने मार्च अप्रैल में कटाई की जाती है। इसमें गेहूं है, जौ है, चना, सरसों आदि की फसलें प्रमुख है। तो जो रबी की फसल है ये जो बुआई है वो सर्दी प्रारंभ होने पर की जाती है तथा गर्मी प्रारंभ होने पर मार्च अप्रैल में कटाई की जाती है। इसमें गेहूं है, जौ है, चना है, सरसों आदि की सभी फसलें प्रमुख हैं। खरीफ की फसल वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने पर बोई जाती है व शीत ऋतु आरंभ होने पर पहले काट ली जाती है। इसमें मुख्य फसलें हैं ज्वार है, बाजरा है, मूंग है, कपास है, गन्ना है, मूंगफली है, तिल आदि प्रमुख है। जो खरीफ की फसल है वो वर्षा ऋतु प्रारंभ होने पर बोई जाती है वह शीत ऋतु प्रारंभ होने से पहले ही काट ली जाती है। इसमें मुख्य फसलें ज्वार, बाजरा, मूंग, कपास, गन्ना, मूंगफली, तिल आदि प्रमुख है। जायद की फसल, ये फसल मार्च अप्रैल से जून जुलाई तक ली जाती है। इस समय खरबूजा, तरबूज, ककड़ी आदि उगाए जाते हैं। जो जायद की फसल है ये फसल मार्च अप्रैल से जून जुलाई तक ली जाती है। इस समय खरबूजा है, तरबूज, ककड़ी आदि प्रमुख उगाए जाते हैं। देश में सर्वाधिक बाजरा, सरसों व ग्वार का उत्पादन है वो राजस्थान में होता है। देश में सर्वाधिक बाजरा है, सरसों व ग्वार का उत्पादन है वो राजस्थान में होता है। उत्तर प्रदेश के पश्चात राजस्थान भारत में जौ व चना उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। जौ और चना में राजस्थान का दूसरा स्थान है और पहला है उत्तर प्रदेश का। पश्चिमी राजस्थान में बाजरा सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न है। पश्चिमी राजस्थान में बाजरा सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न है। दक्षिणी राजस्थान में खाद्यान्न फसलों में मक्का की खेती प्रमुख है। जो दक्षिणी राजस्थान है उसमें खाद्यान्नों में प्रमुख फसल है वो मक्का है। और अगर अपन बात करें पश्चिमी राजस्थान की तो वहाँ बाजरा है। सिर्फ 35% फसली क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। कुल सिंचित क्षेत्र के 66% क्षेत्र की सिंचाई कुएं व ट्यूबवेल से होती है। नहरों द्वारा करीब 33% सिंचाई होती है। तालाबों द्वारा सिंचित क्षेत्र बहुत कम है। तो 35% फसली क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। कुल सिंचित क्षेत्र के 66% क्षेत्र की सिंचाई है वो कुएं और ट्यूबवेल से होती है। नहरों द्वारा करीब 33% सिंचाई होती है। तालाबों से जो सिंचाई होती है वो बहुत ही कम एरिया है। पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। जो पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है।
राजस्थान में भारत का लगभग 11.27% पशुधन पाया जाता है। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। शीशा, जस्ता, जिप्सम, चांदी, संगमरमर आदि के उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है। तो शीशा है, जस्ता है, जिप्सम है, चांदी है, संगमरमर है आदि के उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है। पहला क्वेश्चन रहेगा, राजस्थान की कुल साक्षरता प्रतिशत है 66.11 है, जो 2011 के अनुसार है। तो राजस्थान की कुल साक्षरता कितनी है? तो 66.11। फिर अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पुरुष साक्षरता 79.19% है। तो राजस्थान में पुरुष साक्षरता है वो 79.19% है। राजस्थान में महिला साक्षरता 52.12 है। तो राजस्थान में महिला साक्षरता कितनी है? तो 52.12%। राजस्थान राज्य परिवहन निगम 1 अक्टूबर 1964 में स्थापित हुआ। तो राजस्थान राज्य परिवहन निगम है वो 1 अक्टूबर 1964 को स्थापित हुआ। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है इगेतर बी है, वर्तमान में NH 919 है। राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो इगेतर बी था, जो वर्तमान में नया नाम है NH 919 यानी राष्ट्रीय राजमार्ग 919। उदयपुर के पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में स्थित है। पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र है वो उदयपुर में स्थित है। राजस्थान में पहली रेलगाड़ी जयपुर रियासत में आगरा पोर्ट से बांदीकुई के बीच अप्रैल 1876 में चली। तो राजस्थान में पहली रेलगाड़ी थी वो जयपुर रियासत में आगरा पोर्ट से बांदीकुई के बीच अप्रैल 1876 से चली। पूर्वी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि 4 बोलियां हैं, ढूंढाड़ी जयपुर, हाड़ौती, मेवाती व अहिरवाटी। गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया से आरंभ होता है। तो गणगौर का त्योहार है वो चैत्र शुक्ल तृतीया से आरंभ होता है। गण और गौर शब्द शिव और पार्वती के सूचक हैं। जो गण है और गौर है वो शिव और पार्वती शब्द के सूचक हैं। गणगौर पर मुख्य रूप से शिव व पार्वती की पूजा की जाती है। जो गणगौर का त्योहार है उस पे मुख्य रूप से शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। श्रावण के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को नवविवाहिताएं पेड़ों पर झूले डालकर झूलती है। जो श्रावण का महीना है उसमें शुक्ल पक्ष की तृतीया को नवविवाहिताएं पेड़ों पर झूले डालकर झूलती है। भादों की कृष्ण पक्ष की तीज को कजली तीज या सातुड़ी तीज के नाम से मनाया जाता है। जो भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की तीज है उसको कजली तीज या सातुड़ी तीज के नाम से मनाया जाता है। अक्षय तृतीया को बिना मुहूर्त निकलवाए सभी मांगलिक कार्य किए जाते हैं। जो अक्षय तृतीया है उसको बिना मुहूर्त निकलवाए सभी मांगलिक कार्य किए जाते हैं, मतलब अक्षय तृतीया है वो अबुझ सावा है। अजमेर जिले के पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा पर भव्य मेला आयोजित होता है। जो अजमेर जिला है इसमें पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा पर एक भव्य मेले का, रंगीन मेले का आयोजन यहाँ किया जाता है। केला देवी के मेले को लक्की मेला भी कहते हैं। तो केला देवी का मेला है वो लक्की मेला कहलाता है। जो बेणेश्वर मेला राजस्थान के आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला है। जो बेणेश्वर मेला है वो राजस्थान के आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला है। बेणेश्वर मेला माघ पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। तो बेणेश्वर मेला कब लगता है? तो माघ पूर्णिमा के अवसर पर यह मेला लगता है। डूंगरपुर जिले में माही, जाकम और सोम नदियों के संगम स्थल पर बेणेश्वर मेला लगता है। डूंगरपुर जिले में माही, जाकम, सोम नदियों के संगम पर है वो बेणेश्वर मेला लगता है। बीकानेर जिले में देशनोक के करणी माता मंदिर में यह मेला आयोजित होता है। तो बीकानेर जिले में देशनोक के करणी माता मेले में मेला लगता है। करणी माता मंदिर की विशेषता है कि यहाँ काले और सफ़ेद चूहे अत्यधिक संख्या में विचरण करते हैं। करणी माता मंदिर में काले और सफ़ेद चूहे हैं वो अत्यधिक संख्या में विचरण करते हैं। सीकर जिले का जीण माता मंदिर मेला, अलवर का भरतरी मेला, टोंक का डिग्गी कल्याण जी का मेला, परबतसर में तेजा जी का मेला, नौहर हनुमानगढ़ का गोगा जी का मेला, ये मेले प्रसिद्ध हैं। भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी के रूप में मनाया
जाता है। गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में महीने भर तक चलने वाला मेला लगता है। जो गोगामेड़ी हनुमानगढ़ है उसमें जो मेला लगता है वो महीने भर चलता है। तेजाजी ने गोधन की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। तो तेजाजी ने जो गोधन की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। भाद्रपद शुक्ल दशमी को परबसर में तेजाजी की स्मृति में विशाल पशु मेला आयोजित होता है। जो भाद्रपद शुक्ल दशमी है उसको परबसर में तेजाजी की स्मृति में विशाल पशु मेला आयोजित होता है। पाबूजी राठौड़ को ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। पाबूजी राठौड़ को ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। रामदेव जी सांप्रदायिक सौहार्द के प्रेरक थे। जो रामदेव जी थे वो सांप्रदायिक सौहार्द के देवता थे या सांप्रदायिक सद्भाव के वो देवता माने जाते हैं। मुस्लिम समाज भी रामदेव जी को रामशाह पीर के रूप में मानते हैं। जो मुस्लिम समाज है वो रामदेव जी को रामशाह पीर के रूप में मानते हैं। मीराबाई का जन्म है मेड़तिया राठौड़ वंश में कुड़की ग्राम ब्यावर जिले में हुआ। जो मीराबाई का जन्म है वो मेड़तिया राठौड़ वंश में कुड़की ग्राम ब्यावर जिले में हुआ। भक्तिमती मीराबाई का विवाह मेवाड़ के सिसोदिया वंश के महाराणा कुमार भोजराज के साथ हुआ। 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इन्होंने अकबर से भेंट की। दादू दयाल 1603 ईस्वी में नराणा गांव में देह त्याग दी। जाम्बोजी महाराज विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक थे। जो जाम्बोजी महाराज थे वो विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक थे। जाम्बोजी महाराज का जन्म विक्रम संवत 1508 ईस्वी की भाद्रपद कृष्णाष्टमी को पीपासर नागौर नामक गांव में हुआ। संत जसनाथ जी का जन्म कतरियासर बीकानेर में हुआ। जो जसनाथ जी का जो जन्म है वो कतरियासर बीकानेर में हुआ और जाम्बोजी का जो जन्म है वो पीपासर नागौर में हुआ। संत जसनाथ जी गोरखनाथ से प्रभावित होकर तपस्या की वो चमत्कारी योगी हो गए। जो संत जसनाथ जी थे वो गोरखनाथ जी से प्रभावित होकर तपस्या की और चमत्कारी योगी वो हो गए। काष्ठ कला का प्रधान केंद्र बसी चित्तौड़गढ़ है। जो काष्ठ कला का प्रधान केंद्र है वो बसी चित्तौड़गढ़ है। लकड़ी के बेवाण, कावड़ तथा रंगाई छपाई के ठप्पे बसी चित्तौड़गढ़ में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के बेवाण, कावड़ तथा रंगाई छपाई के ठप्पे बसी चित्तौड़गढ़ में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी से निर्मित खिलौने एवं कठपुतली निर्माण के लिए उदयपुर प्रसिद्ध है। लकड़ी से निर्मित खिलौने व कठपुतली निर्माण के लिए उदयपुर जिला है वो प्रसिद्ध है। मिट्टी से मूर्तियों तथा विभिन्न सजावटी व उपयोगी वस्तुएं तैयार कर पकाना टेराकोटा के नाम से जाना जाता है। जो मिट्टी से मूर्तियां तथा विभिन्न सजावटी व उपयोगी वस्तुएं तैयार कर पकाना है वो टेराकोटा के नाम से जाना जाता है। नाथद्वारा के समीप मोलेला इस काम हेतु प्रसिद्ध है। जो नाथद्वारा के समीप मोलेला है वो टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। चीनी मिट्टी के सफ़ेद बर्तन पर किए गए नीले रंग के अंकन को ब्लू पॉटरी के नाम से जाना जाता है। कांच पर बारीक सोने की नक्काशी का काम थेवा कला कहलाती है, जिसके लिए प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है। कांच पर बारीक सोने की नक्काशी का काम है वो थेवा कला कहलाती है। थेवा कला के लिए प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, इस प्रकार से इस वीडियो में अपन ने राजस्थान अध्ययन बुक कक्षा 6 की पहले टॉपिक से 10वीं टॉपिक तक के सभी क्वेश्चंस देखे हैं। राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 से 10 तक के सभी टॉपिक्स के वीडियो एक जगह देखने के लिए इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।